जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेज पे हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। मैं आप लोगों को मुख्य रूप से क्लास 10वीं की सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले विषय इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र एवं हमारी अर्थव्यवस्था जैसे विषयों को पढ़ाने का काम करेंगे। आइए हमारे साथ जुड़िए और आज मुख्य रूप से देखेंगे क्लास 10वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले विषयों के अंतर्गत पाठ्यक्रम क्या क्या है। मुख्य रूप से आज की वीडियो में पाठ्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है मुख्य रूप से चैप्टर वाइज जो है एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के बारे में जो है विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। चारों सेक्शन के अंतर्गत किस विषय में जो है आखिर मुख्य रूप से जो है कितना चैप्टर को हमें पढ़ने के लिए है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में मुख्य रूप से जो है इतिहास से 20 मार्क का जो है प्रश्न पूछा जाएगा, जिसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इसके पश्चात भूगोल हो गया, भूगोल से भी आप लोगों का 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। राजनीतिक विज्ञान से 17 अंक, इसके साथ साथ जो है अर्थव्यवस्था से 17 अंक एवं आपदा प्रबंधन जैसे विषयों से मुख्य रूप से 6 अंक पूछा जाएगा। तब विषयों वार देख लेते हैं आखिर कौन विषय में जो है हमें कितना चैप्टर का अध्ययन करना है। सबसे पहले यदि हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में जो है मुख्य रूप से हमें 8 चैप्टर के बारे में मुख्य रूप से अध्ययन करना है। पहला चैप्टर की बात यदि करें तो यूरोप में राष्ट्रवाद की उदय कैसे हुई उसके बारे में देखेंगे। दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद का विचारधारा क्या है, साम्यवाद की विचारधारा क्या है, इनका सिद्धांत क्या है, समाजवाद का उदय सर्वप्रथम रूस में कैसे हुआ, इन्हीं सब बातों के बारे में जो है यह चैप्टर में विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे। तीसरा अध्याय हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन जो क्षेत्र है भारत के पूरब में जो स्थित एक क्षेत्र है, 3 देशों का जो समूह है जिसे हिंद चीन के नाम से जाना जाता है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आखिर हिंद चीन नाम क्यों पड़ा, हिंद चीन पर जो है यूरोप महादेश के कौन सब देश के शासकों ने राज किया, क्या कारण था जो वहां पे क्रांति हुई, राष्ट्रीयता का उदय हुआ। चौथा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। सबसे महत्वपूर्ण यदि आप इतिहास में चैप्टर देखिएगा तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, राष्ट्रवाद के उदय होने का क्या कारण था, आखिर हमारे देश को आजाद कराने में कौन सा महापुरुषों ने अहम योगदान दिया, इन्हीं सब तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में हुए प्रमुख आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे यह अध्याय में। 5वां अध्याय है अर्थव्यवस्था आजीविका। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे, इसकी आजीविका, यहाँ के लोगों की पूर्व में आजीविका क्या थी, इन्हीं सब तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। 6ठा अध्याय शहरीकरण और शहरी जीवन। पूरे दुनिया में शहरीकरण का प्रारंभ कैसे हुआ, भारत में शहरीकरण का प्रारंभ कैसे हुआ, शहरी जीवन गांव से भिन्न कैसी होती है, उसमें क्या अंतर है। 7वां अध्याय है व्यापार और भूमंडलीकरण। व्यापार के बारे में आप जानते हैं प्राचीन काल से तो व्यापार होते ही आ रही है, आखिर आधुनिक काल में व्यापार का पैमाना कैसे बढ़ गया, इसका भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन से क्या संबंध है, भारत कैसे वैश्वीकरण के माध्यम से पूरे विश्व के अन्य देशों से जुड़े हुए हैं। और लास्ट चैप्टर इसका प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। आधुनिक इतिहास में यदि देखिएगा किसी भी देश में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में सबसे अधिक यदि योगदान रहा प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद का रहा। इस चैप्टर के बारे में भी अपना लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो इतिहास में मुख्य रूप से 8 अध्यायों का अध्ययन करना है, तो बहुत बेहतर तरीका से जो है चैप्टर वाइज जो अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अब जो है अगला विषय देखते हैं भूगोल। भूगोल के अंतर्गत 2 शाखा, एक भूगोल हुआ, भूगोल के अंतर्गत ही एक शाखा है आपदा प्रबंधन। भूगोल का यदि आप पहला अध्याय देखिएगा तो भारत संसाधन एवं उपयोग, भारत में जो संसाधन है उसका कैसे हम उपयोग करेंगे। इसके अंतर्गत आप प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़िएगा, जल संसाधन, वन संसाधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन। दूसरा अध्याय है कृषि। भारत में कृषि का क्या स्थिति है, खरीफ फसल क्या है, रबी फसल क्या है, जायद फसल क्या है, इन्हीं सब तथ्यों के बारे में जो है विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। एग्जाम में जो है कृषि से बेहतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा अध्याय निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग का प्रारंभ कैसे हुआ, भारत में निर्माण उद्योग का क्या हालत है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो है निर्माण उद्योग में कैसे बढ़ावा मिला, इंग्लैंड के जो भी व्यापारी थे प्रथम विश्व युद्ध में उलझ गए और भारत में जो है किस प्रकार से जो है यहाँ के व्यापारियों को बढ़ावा मिला और टाटा जैसे कंपनी जो है बड़े पैमाने पे फैली। चौथा अध्याय परिवहन, संचार और व्यापार। परिवहन की शुरुआत कैसे हुई, प्राचीन काल में मुख्य रूप से समुद्री मार्ग से लोगों का सामानों का आवागमन होता था, कैसे जो है समुद्री मार्ग से प्रारंभ हुई यात्रा आज जो है
वायुयान के माध्यम से भी लोग यात्रा करते हैं, किस प्रकार से कन्वर्ट हुआ प्राचीन काल से आधुनिक काल के दौरान जो है सड़क व्यवस्था में किस प्रकार से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इसके अलावा संचार का प्रमुख अंग क्या है, संचार का प्रमुख अंग क्या है, अभी वर्तमान समय में संचार के दौर में डिजिटल क्रांति आ गई है, क्या इसका मायने हैं। व्यापार के बारे में देखेंगे। अगला चैप्टर है बिहार कृषि संसाधन। बिहार में कृषि संसाधन का क्या स्थिति है, बिहार मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है, कृषि का क्या स्थिति है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनगणना जो हुई 2011 इसमें उसकी डेटा क्या है, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। अगला चैप्टर है मानचित्र अध्ययन। मुख्य रूप से मानचित्र अध्ययन के बारे में देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे आखिर हेस्यूर विधि क्या है, निरूपण विधि क्या है, किस प्रकार से मानचित्रों का अध्ययन किया जाता है। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत मुख्य रूप से देखेंगे प्राकृतिक आपदा क्या है, प्राकृतिक आपदा क्या है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा में जैसे आपका बाढ़ हुआ, सुखाड़ हुआ, हिमस्खलन हुआ, भूस्खलन हुआ, भूकंप हुआ, सुनामी हुआ, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हुए। यदि कहीं पे बम विस्फोटक की घटनाएं होते हैं, वो मानव जनित आपदाएं हुए, इसके बारे में भी मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। इसके अलावा जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। कई बार जो है बहुत सारी आपदाएं हमें पता कि नहीं आती है, अचानक आ जाती है। जैसे भूकंप एक आकस्मिक आपदा हुई, आखिर उसके लिए हमें कैसे पूर्व से प्रशिक्षण लेके तैयार रहना पड़ेगा। उस सिचुएशन में लोग जो है डर जाते हैं, सहम जाते हैं, कैसे जो है सिचुएशन को हैंडल करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आकस्मिक प्रबंधन में जो है इस सब चीज़ों को मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। अगला यदि हम विषय देखें, अगला विषय में जो है राजनीति शास्त्र आता है, जैसे सिविक्स के नाम से भी जाना जाता है। राजनीति शास्त्र का पहला अध्याय लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। हमारे यदि देखिएगा भारत में ही सबसे पहले लोकतंत्र का जन्म हुआ। सबसे पहले वैशाली के लिच्छवी में जो है गणतंत्र की नींव पड़ी, और तब से जो है पूरे दुनिया में जो है एक तरह से गणतंत्र की विचारधारा फैली। तो सत्ता में साझेदारी क्या होती है, किस प्रकार से सत्ता में साझेदारी करके जो है समाज में सामंजस्य बैठाया जा सकता है, सभी वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है और सामंजस्य बैठा के देश में शासन चलाया जा सकता है। अगला है सत्ता के में साझेदारी की कार्य प्रणाली। तीसरा चैप्टर है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष राजनीतिक दल आंदोलन। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, संघर्ष होती रहती है, इससे लोकतंत्र में निखारता आता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। जितना अधिक उम्मीदवार होगा उतना बेहतर हम उम्मीदवारों का चयन कर पाएंगे। यदि मान चलिए हमारे पास एक ही उम्मीदवार है, मजबूरी बस हमें उसे चुनना पड़ेगा। यदि हमारे पास 10 उम्मीदवार है तो हमें जिससे इच्छा होगी उसे हम चुनेंगे। तो प्रतिस्पर्धा से बेहतर चीज निकलती है। संघर्ष कैसे करते हैं लोकतंत्र, इस चीज को जानने का प्रयास करेंगे। अगला चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें लोकतंत्र की उपलब्धियां। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बोलते हैं लोकतंत्र ने हमें क्या दिया। लोकतंत्र ने हमें बहुत कुछ दिया है। भले राजतंत्र की तुलना में विकास थोड़ा धीमी होती है, परंतु लोकतंत्र में जो है समाज के सभी लोगों को साथ लेके चला जाता है, सबका साथ लेके समाज में चला जाता है। राजतंत्र की तुलना में भले धीमी विकास हो, लेकिन लोकतंत्र जो है शासन व्यवस्था का एक बेहतर स्वरूप है, जिसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों तक पहुंचा जा सकता है। सभी वर्गों के लोग जो है लोकतंत्र से जुड़ के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं और करते भी हैं। अगला 5वां अध्याय है लोकतंत्र की चुनौतियां। सबसे बड़ी चीज है लोकतंत्र की क्या चुनौतियां हैं। आज भी लोकतंत्र के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। बहुत सारे गरीब उम्मीदवार आज चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। आखिर एक तरह से चुनौतियां ही हुई। बहुत सारी जगह यह सुनने को मिलता है कि लोकतंत्र में चुनाव के समय भ्रष्टाचार हो जाता है, चुनाव के समय जो है पैसा के बल पे चुनाव जीता जाता है। ये सभी चीज क्या है, लोकतंत्र के लिए एक चुनौतियां हैं। आखिर इससे दूर कैसे निपटा जा सकता है, इसी सब चीजों के बारे में जो है राजनीतिक विज्ञान के 5वां अध्याय में पढ़ेंगे। अगला आपका विषय जो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में भी मुख्य रूप से 7 अध्याय। अर्थशास्त्र का पहला अध्याय अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास। कोई भी चीज है तो उसका एक शुरुआती बिंदु होता है। हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है, आखिर उसकी विकास कैसे हुआ, उसका इतिहास क्या है, उसे जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ दूसरा अध्याय राज्य एवं राष्ट्र की है। हमारे बिहार राज्य की आय क्या है, इनकम का स्रोत क्या है, राष्ट्र की आय क्या है। किसी देश की राष्ट्र की आय से ही उस देश की क्षमता पता चलती है, आखिर देश जो है विकसित है, विकासशील है या विकसित है। तीसरा है मुद्रा, बचत और साख। पहले एक समय में मुद्रा का प्रचलन नहीं था, लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। बहुत सारी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जब मुद्रा का आविष्कार हुआ तो लोगों का जीवन सुलभ हो गया। इस चैप्टर में मुख्य रूप से पढ़ेंगे आखिर किस प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली से प्रारंभ हुई विनिमय प्रणाली आज मौद्रिक प्रणाली तक पहुंच चुकी है। मौद्रिक प्रणाली से आगे होके जो है आज जो है प्लास्टिक मुद्रा का चलन हो चुका है।
इसके अलावा जो है बचत क्या होता है, साख क्या होता है, इसे पढ़ेंगे। चौथा अध्याय में पढ़ेंगे हमारी वित्तीय संस्थाएं, हमारे देश की वित्तीय संस्थाएं कौन सब है। हमारे देश की प्रमुख वित्तीय संस्था है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। इसके अधीन ही सभी बैंक आता है। तो इस चीज को के बारे में जो विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पांचवा अध्याय रोजगार एवं सेवाएं, रोजगार एवं सेवाएं के सेक्टर में हमारे देश की क्या स्थिति है। छठा अध्याय वैश्वीकरण, भारत जो है किस प्रकार से वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ है, ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। भारत भी दुनिया के अन्य देशों में सामान वैश्वीकरण के तहत जो है बेच सकता है। अन्य देशों के लोग भी वैश्वीकरण से जुड़ के जो है भारत में सामान बेचते हैं। सातवां अध्याय है उपभोक्ता जागरण और संरक्षण। जितना भी छात्र छात्राएं, जो भी व्यक्ति है, सभी अपने आप में एक उपभोक्ता भी है। यदि हम बाजार जाते हैं, दुकानदार के लिए हम एक उपभोक्ता हुए, तो हमारे क्या अधिकार होनी चाहिए और हमें कैसे जागरूक होना चाहिए सामान लेने वक्त। इन्हीं सब तथ्यों के बारे में मुख्य रूप से अर्थशास्त्र के 7वें अध्याय में पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों के जो भी अध्याय है उसे जो है संक्षिप्त रूप से विश्लेषण करने का प्रयास किए। और आगे के वीडियो में मुख्य रूप से हमारी अर्थव्यवस्था के पहला अध्याय से वीडियो की शुरुआत करेंगे और उसमें जो है विश्लेषण सहित जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे। आखिर किस प्रकार से जो हम बेहतर से बेहतर सरल भाषा में पढ़ के जो है बेहतर से बेहतर समझ विकसित कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर अंक ला सकते हैं। यदि आप क्लास 10वीं की एग्जाम पैटर्न की बात करें, एग्जाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछी जाती है, तो मुख्य रूप से एग्जाम में जो है 80 प्रश्न जो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और 80 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, तो 40 गुना 1 कीजिएगा तो 40 अंक आपको ऑब्जेक्टिव से प्राप्त होगा। इसके अलावा यदि आप सब्जेक्टिव पे ध्यान केंद्रित कीजिएगा तो चारों विषय इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं आपदा प्रबंधन से कुल जो है 24 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। डबल ऑप्शन दिया जाता है, 24 प्रश्न पूछा जाएगा। आपको 12 प्रश्न का जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। कुल आपको 24 मार्क्स प्राप्त होगा। 12 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। इसके अलावा यदि आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की चर्चा कीजिएगा, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, हमारी अर्थव्यवस्था जैसे विषयों से मुख्य रूप से 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपको मात्र 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जवाब देना है। प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 अंक का होता है, तो कुल 16 अंक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जवाब देना है। 80 अंक हुआ। 20 अंक जो है प्रैक्टिकल दिया जाता है, जिस कॉलेज से या स्कूल से आप जुड़े हुए होते हैं उसमें जैसे आप प्रदर्शन करते हैं उस अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो कुल 80 अंक का जो है सैद्धांतिक परीक्षा होता है, 20 अंक का जो है प्रैक्टिकल होता है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।